जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। हमारा क्लास जो है जैव प्रक्रम चल रहा है, अध्याय 5 चल रहा है और जैव प्रक्रम में एक लेक्चर लग चुका है। आज आपका दूसरा लेक्चर है। मेरे देश के नौजवान, पहले लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन परिचय बताया गया था, इसके साथ साथ पोषण और पोषण के प्रकार पढ़ा दिया गया है। यदि आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखा है तो जल्दी जाइए, आप चैनल के प्लेलिस्ट के द्वारा पहला क्लास जाके वहां से देख लीजिए, उसके बाद ये दूसरा क्लास देखिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है, विषम पोषी पोषण क्या होता है, आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। जिन विद्यार्थियों को स्वपोषी और विषम पोषी में समस्या होता है, असमंजस रहता है, क्लास के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि स्वपोषी और विषम पोषी पूरा बाबू जड़ से पलई तक खत्म करेंगे। यानी आज का क्लास देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। जल्दी से आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए ताकि हम लोग आज का क्लास अच्छे से स्टार्ट कर सके, बेहतर पढ़ा सके। जब आप एक बेहतर नोट्स बनाएंगे तो रिवीजन के समय मेरे देश के नौजवान आपको काफी मदद मिलेगा। इसलिए अच्छे विद्यार्थी की तरह आप लोग नोट्स जरूर बनाया कीजिए। नोट्स बनाने से फायदा ये होगा, जब एग्जाम आपके समीप आएगा और आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उस समय कुछ ऐसी चीजें हैं जो ध्यान में नहीं आएंगी, तो आप बाबू परीक्षा के समय, परीक्षा से पूर्व जब आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो फेयर खोल के जो आपकी कॉपी होगी, नोट्स होगा, उसको खोल के एक बार रिवाइज कर लेंगे तो जो भूला बिसरा चीज है बाबू याद हो जाएगा, ध्यान में आ जाएगा और आप परीक्षा में बेहतर अंक लाएंगे। जल्दी से मेरे देश के नौजवान मुस्कुराते हुए हेडिंग कर लीजिए स्वपोषी। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे तो स्वपोषी समझेंगे। स्वपोषी क्या होता है? स्वपोषी, स्वपोषी पोषण। पोषण कितने प्रकार के, तो पिछले क्लास में बताया गया था जो पोषण होते हैं, पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के, तो मेरे देश के अच्छे बच्चे, पोषण जो होता है पोषण 2 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा स्वपोषी पोषण, दूसरा हो जाएगा विषम पोषी पोषण। सबसे पहले हम लोग स्वपोषी पोषण समझते हैं। स्वपोषी पोषण क्या है, तो मेरे देश के नौजवान, अगर आप स्वपोषी पोषण समझना चाहते हैं तो आपसे निवेदन बस इतना ही है कि क्लास को बीच में छोड़ने का प्रयास न कीजिएगा, क्लास को अंत तक देखिएगा। आपको बाबू इतना आपका मास्टर आश्वासन देता है कि क्लास के यदि आप अंत तक बने रहे तो आपको स्वपोषी और विषम पोषी में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। मुस्कुराते हुए जल्दी से हेडिंग कर लीजिए स्वपोषी। स्वपोषी क्या होता है, सबसे पहले इसे समझते हैं। बड़ा ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्वपोषी। मेरे देश के नौजवान, स्वपोषी क्या है? अगर आपसे पूछा जाए स्वपोषी क्या है तो आप मुस्कुरा के जवाब दीजिएगा, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करें उन्हें स्वपोषी के अंतर्गत रखा जाएगा। यानी अगर परिभाषा के रूप में बताना हुआ तो कैसे बताएंगे, तो आपका जवाब होगा वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। क्या जवाब होगा मेरे देश के अच्छे बच्चे, तो आपका जवाब होगा वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए मेरे देश के नौजवान, तो क्या लिखेंगे, वे जीव जो अपना भोजन
वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी कहलाते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन क्या करे बाबू, स्वयं निर्माण करे। ये जीव देखिए बाबू, स्वपोषी के अंतर्गत जो जीव आएंगे उन्हें भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपोषी के अंतर्गत आने वाले जीव खुद से भोजन बनाएंगे, खुद ग्रहण करेंगे, उन्हें दूसरे जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। तो यही बताया गया, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। बात करें अगर उदाहरण के रूप में ऐसे कौन से जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इन जीवों में आ जाएंगे बाबू कुछ जीवाणु। सभी जीवाणु नहीं होते हैं मेरे देश के नौजवान, कुछ जीवाणु होते हैं। जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ जीवाणु जो होते हैं वो बाबू स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सभी हरे पेड़ पौधे, क्या सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, सभी हरे पेड़ पौधे हो जाएंगे स्वपोषी। क्या हो जाएंगे, स्वपोषी। तो आपसे पूछा जाए, बताइए मेरे देश के नौजवान, स्वपोषी के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं, तो मुस्कुरा के सीना ठोक के जवाब दीजिएगा। जवाब आपका होगा, क्या जवाब होगा, तो जवाब होगा कुछ जीवाणु। कुछ जीवाणु स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। समस्त हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। समस्त जो होते हैं हरे पेड़ पौधे जो होंगे वो क्या होंगे, स्वपोषी होंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो याद क्या रखना है, स्वपोषी के अंतर्गत कौन आएगा, कुछ जीवाणु और समस्त यानी सभी हरे पेड़ पौधे। इतना बात याद रखिएगा। अभी अपना भोजन बनाते कैसे हैं, जो स्वपोषी के अंतर्गत जीव आते हैं वो अपना भोजन तो स्वयं निर्माण करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं इसे हम लोग अब समझते हैं। तो मेरे देश के नौजवान याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ये अपना भोजन निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, यहां देखिए संश्लेषण बाबू हो गया मिस्टेक, संश्लेषण लाइट कट गया, आने दीजिए। बताया जा रहा था प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन निर्माण होता है। यानी जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होंगे वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन निर्माण करते हैं। जो हरे पेड़ पौधे होंगे वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा
अपना भोजन निर्माण करेंगे। अब आप कहेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है? तो मेरे देश के नौजवान दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आपको बहुत ही जल्द प्रकाश संश्लेषण समझाया जाएगा। अभी के लिए केवल इतना याद रखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं। अब इनका भोजन जो निर्माण होता है, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं उनका भोजन जो निर्माण होता है पेड़ पौधों के हरे भाग में होता है। अब हरा भाग का मतलब क्या है? जैसे पेड़ पौधों में हरे भाग क्या होते हैं, तो कुछ तना, पेड़ पौधों का जो तना होगा वो हरे भाग में वहां निर्माण हो सकता है। इसके अलावा अधिकांश पेड़ पौधों में जो उनकी पत्तियां होती हैं, उनकी पत्तियां प्रायः हरे रंग की होती हैं, और हरे रंग के होने के कारण इनकी पत्तियों में भोजन निर्माण होता है, भोजन संग्रह पत्तियों में होता है। यानी पेड़ पौधे की जो पत्तियां होंगी, जो हरा भाग होगा, वहीं पर इनका भोजन निर्माण होता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? हरे पेड़ पौधे, या ऐसे लिखें, पेड़ पौधे के हरे भाग में पेड़ पौधे के हरे भाग में भोजन निर्माण होता है। निर्माण होता है। याद रहेगा। तो क्या याद रखना है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ये भोजन का निर्माण करते हैं। किस भाग में निर्माण होता है? तो जो पेड़ पौधे का हरा भाग होगा, जैसे पत्तियां, तना, इन सब जगहों पर क्या होता है? भोजन निर्माण होगा। अब अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया पेड़ पौधे करना चाहते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन निर्माण करना चाहते हैं, तो उनमें बाबू आवश्यक तत्व क्या होगा? आवश्यक पदार्थ क्या होगा? तो आवश्यक पदार्थ हो जाएगा जल। आवश्यक पदार्थ क्या हो जाएगा? जल और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अगर पेड़ पौधों को भोजन निर्माण करना है तो कुछ आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता होगी, कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों की आवश्यकता होगी। बिना इन पदार्थों के पेड़ पौधे भोजन निर्माण नहीं कर पाएंगे। और इन पदार्थों को हम लोग क्या कहेंगे? तो बाबू हम लोग कहेंगे जल, H2O, तथा कार्बन डाइऑक्साइड। जल और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे के भोजन निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ हैं। बिना इसके पेड़ पौधे अपना भोजन निर्माण नहीं कर पाएंगे। यानी H2O तथा CO2, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक पदार्थ हैं। आवश्यक पदार्थ हैं। किसके लिए? तो बाबू भोजन निर्माण के लिए। किसके लिए? भोजन निर्माण के लिए। यानी अगर पेड़ पौधे भोजन निर्माण करना चाहते हैं, यदि पेड़ पौधे भोजन निर्माण करना चाहते हैं, तो उन्हें दो आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। पहला पदार्थ हो जाएगा जल, दूसरा पदार्थ हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा पदार्थ क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों की सहायता से ये अपना भोजन निर्माण करेंगे। सबसे पहले मेरे देश के नौजवान आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आपको हम समझा देते हैं पेड़ पौधे अपना भोजन निर्माण कैसे करते हैं। पहले यहां तक नोट कीजिए।
आइए मेरे देश के नौजवान, अब हम लोग समझते हैं पेड़ पौधे अपना भोजन निर्माण कैसे करते हैं। तो इसे समझने के लिए बाबू आपको मुस्कुराते हुए एक छोटा सा नन्हा सा अच्छा सा हेडिंग करना होगा, जिस हेडिंग का नाम है प्रकाश संश्लेषण। आप मुस्कुराते हुए हेडिंग कर लीजिए प्रकाश संश्लेषण, यही लिख दें प्रकाश प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। अब ये जो प्रकाश संश्लेषण है, इन्हीं के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन हरे पेड़ पौधे निर्माण करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण है क्या? तो मेरे देश के नौजवान, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चुटकी बजा के प्रकाश संश्लेषण सीख लेंगे। बस थोड़ा सा यही कहेंगे कि क्लास को स्किप नहीं करना है, अंत तक बने रहना है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्लास को अंत तक देखिएगा, तो आपको प्रकाश संश्लेषण बेहतर समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया, अगर पेड़ पौधे अपना भोजन बनाना चाहते हैं तो उन्हें दो अहम पदार्थों की आवश्यकता होगी। पहला पदार्थ होगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा पदार्थ हो जाएगा जल, या फिर आप पहला जल कह दीजिए, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दो अहम पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला पदार्थ क्या हो जाएगा? पहला पदार्थ हो जाएगा बाबू CO2, दूसरा पदार्थ हो जाएगा H2O, जल। अब कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन दोनों की सहायता से हरे पेड़ पौधे अपना भोजन निर्माण करेंगे। इन दोनों की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना भोजन निर्माण हरे पेड़ पौधे करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? तो बाबू, इनको भोजन निर्माण करते समय सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। बिना सूर्य के प्रकाश के, बिना सनलाइट के, बिना सूर्य के प्रकाश के बाबू ये अपना भोजन नहीं निर्माण कर पाएंगे। यानी इन्हें बाबू सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति की आवश्यकता होगी। इसके अलावा क्लोरोफिल की सहायता से, किसकी सहायता से? क्लोरोफिल की सहायता से ये बाबू क्या करेंगे? अपना भोजन निर्माण करेंगे। अब क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधे के बाबू जो भाग होते हैं, जैसे पत्ती, अब उसको जब काट के देखेंगे तो उसमें कुछ कोशिकाएं पाई जाएंगी। उन कोशिकाओं में हरे हरे रंग का भाग पाया जाएगा, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो बाबू, जो पेड़ पौधों का हरा भाग होता है, जैसे पत्ती, जब उसको अनुप्रस्थ काट करेंगे, काट के चेक करेंगे तो उसमें क्या होगा? कुछ कोशिकाएं पाई जाएंगी, छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाएंगी। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब इन कोशिकाओं को जूम करके देखा जाएगा तो उन कोशिकाओं में कुछ हरे हरे रंग के पदार्थ दिखाई देंगे, कुछ हरे रंग के भाग दिखाई देंगे। इन हरे रंग के भाग को क्लोरोप्लास्ट कहा जाएगा। इन क्लोरोप्लास्ट के अंदरवा बाबू पाया जाएगा क्लोरोफिल। क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। और यही जो क्लोरोफिल होगा, इनके भोजन निर्माण में सहायता करेगा। बिना क्लोरोफिल के भोजन निर्माण नहीं होगा, याद रखिए। और जिस भाग में क्लोरोफिल पाया जाएगा
वो भाग हरियर दिखाई देगा। हरियर बोले तो हरे रंग का दिखाई देगा। इसी यही कारण है कि पेड़ पौधे हरे 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 दिखाई देते हैं। समझ में आया क्या? पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। हमें तो भोजन निर्माण पढ़ना है, हमें तो जानना है भाई साहब प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है, पेड़ पौधे अपना भोजन निर्माण कैसे करते हैं। तो उसके लिए बाबू कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी, जल की आवश्यकता पड़ेगी और सनलाइट की आवश्यकता पड़ेगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और किसकी सहायता से? क्लोरोफिल की सहायता से। तो क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और यही ग्लूकोज जो होता है पेड़ पौधों का भोजन होता है। यही जो ग्लूकोज होता है, यही जो ग्लूकोज होता है हरे पेड़ पौधों का क्या होता है? भोजन होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कह क्या सकते हैं? हम लोग कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यही जो ग्लूकोज होता है हरे पेड़ पौधों का भोजन होता है। जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं उनका भोजन क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और वही ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन निर्माण करते हैं। इसके अलावा मेरे देश के नौजवान ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। अब ऑक्सीजन गैस मुक्त कैसे होगा? हरे हरी जो पत्तियां होती हैं, जो हरियर हरियर पाती होगा, पतिया में छोटा छोटा रंध्र पाया जाता है। रंध्र को ना समझो तो समझ लो छेद, छिद्र पाया जाता है। तो पतिया में हरियर हरियर क्या जो पाती होता है, पाती हरे रंग का होता है। तो पत्ती में छोटे 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 रंध्र पाए जाएंगे, छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे। इन छिद्रों को बाबू स्टोमेटा कहते हैं। याद कैसे करेंगे? प्रभु नामवा बड़ा कठिन है, स्टोमेटा नाम कैसे याद होगा? तो पोछोनेटा स्टोमेटा, ससुरा नहीं तो नाम याद कैसे नहीं होगा? तो पोछोनेटा स्टोमेटा, पोछोनेटा स्टोमेटा। ठीक है। तो जो पेड़ पौधों में पत्तियां होती हैं, पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र यानी छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्रों को स्टोमेटा कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टोमेटा कहेंगे। और जो ए स्टोमेटा होता है, समझिएगा मेरे देश के नौजवान, जो स्टोमेटा होता है इसी के रास्ते से ऑक्सीजन फरफरा के, देखो तीर लगा है ऊपर, तीर ऊपर लगा माने निकल रहा है, तीर ऊपर लगा के मतलब निकल रहा है। तो जो ऑक्सीजन होता है पत्तियों में उपस्थित स्टोमेटा यानी छोटे से छिद्र के द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। ऐसी सभी पत्तियों में क्रियाएं होती हैं, सभी पत्तियों से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यही नाते पेड़वा तरह बड़ा आराम महसूस होता है। ठीक है, क्योंकि वहां भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन निकलता है। तो बाबू इस पूरी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस पूरी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो हम लोगों से अगर पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो मुस्कुरा के जवाब दीजिएगा। मुस्कुरा के जवाब देना क्या है? हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा या इसकी सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन गैस मुक्त माने बाहर निकालते हैं। इस पूरी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इस क्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं। इस पूरी क्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं। हरियर जो पेड़ होगा, हरे पेड़ पौधों का भोजन
भोजन क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है। क्या होता है मेरे देश के नौजवान? तो ग्लूकोज होता है। तो आपसे यदि प्रकाश संश्लेषण पूछ लिया जाए तो क्या बता लोगे? क्या बताओगे? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज निर्माण करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। यह पूरी क्रिया क्या कहलाती है? यह पूरी क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, या फिर कहलाती है, ये भी कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं इतना बात समझ में आ गया तो लिख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? हाँ, एक चीज और, इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए यहां 6 लगा देंगे, यहां 6 लगा देंगे और यहां भी 6 लगा देंगे। गिन लो, देखो बैलेंस है क्या? 6 कार्बन, 6 कार्बन, ऑक्सीजन देखो 6 दूनी 12 और 6 18, 18 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गिन लो मेरे देश के नौजवान, 6 दूनी 12, ठीक है, और 12 हाइड्रोजन, यानी बैलेंस है। तो हम लोगों को अगर हम लोगों से अगर पूछ लिया जाए प्रकाश संश्लेषण क्या होता तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे जब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, जब कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब CO2 तथा जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से क्या लिखे हैं? जब CO2 तथा H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करता है, और ऑक्सीजन गैस मुक्त करता, देखो बाहर निकाल दिए तो लिख दें क्या? ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है, तो इस पूरी घटना को, तो इस पूरी क्रिया लिख लो, क्रिया, तो इस पूरी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस पूरी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस पूरी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस पूरी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण यहां तक हो गया। अच्छा, पेड़ पौधे भोजन किसके रूप में ग्रहण करेंगे? तो ग्लूकोज के रूप में। इसको भी लिख लीजिए ताकि याद रहे। हरे पेड़ पौधों का भोजन, हरे पेड़ पौधों का भोजन ग्लूकोज होता है, क्या होता है बालक? ग्लूकोज होता है। हरे पेड़ पौधों का भोजन क्या होता है? ग्लूकोज होता है।
ठीक है ना, इतना याद रहेगा। अब हम लोग समझते हैं प्रकाश संश्लेषण की घटनाएं। अब हम लोग क्या समझेंगे, प्रकाश संश्लेषण की घटनाएं। भाई साहब, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कौन कौन सी घटना घटित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के दौरान कुछ घटनाएं घटित होती हैं। तो पहले मुस्कुरा के हेडिंग कर लो, प्रकाश संश्लेषण की घटनाएं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की घटनाएं। प्रकाश संश्लेषण की घटनाएं, प्रकाश संश्लेषण की घटनाएं। भाई साहब, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की कौन कौन सी घटनाएं हैं, क्या घटना घटित होती है। ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है, इस क्रिया के दौरान ऐसी कौन सी घटना घटित हुई है, आइए समझते हैं। सबसे पहले ये जो क्लोरोफिल होता है, याद रखिएगा, सबसे पहले ये जो क्लोरोफिल होता है, ये सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है, अवशोषण करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की घटना में पहली घटना याद क्या करना है, ये जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल द्वारा, क्लोरोफिल द्वारा सूर्य ऊर्जा को, या प्रकाश ऊर्जा लिख दें, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। इस बात को याद रखना है, प्रकाश ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है। यानी जो क्लोरोफिल होगा, जो क्लोरोफिल होगा वो प्रकाश ऊर्जा को इसे ताकेगा, उसके बाद ताकते ताकते रहेगा, खींच लेगा। क्या करेगा, खींचेगा, खींचेगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है, खींचता है, अवशोषण करता है। तो इस पॉइंट को याद रखिए, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसमें जो पहली घटना होगी, जो सबसे पहली घटना घटित होगी, वो क्लोरोफिल क्या करेगा, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करेगा, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करेगा। ये पहली घटना। इसकी दूसरी घटना क्या होती है, तो दूसरी घटना ये होगी, जो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया गया है, जिस प्रकाश ऊर्जा को लिया गया है, उसको रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा। उसे किस में बदला जाएगा, तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा। डायरेक्ट प्रकाश ऊर्जा थोड़ी ना ले लेगा कि ले लेते हैं चल काम बन जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रकाश ऊर्जा का पहले क्लोरोफिल अवशोषण करेगा, उसके बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो लिखिए, क्या लिख देते हैं, प्रकाश ऊर्जा का, प्रकाश ऊर्जा का, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा, समझ जाइएगा बाबू, देखो रा लिख के जीरो लगा दिए, इसका मतलब रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, रूपांतरण होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, रूपांतरण होता है। इस बात को याद रखना है, भूलना नहीं है मेरे देश के नौजवान। तो दूसरा घटना क्या घटित होगा, जो प्रकाश ऊर्जा होगा, जो प्रकाश ऊर्जा है, इसे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा। किस में बदला जाएगा, तो रासायनिक ऊर्जा में
बदला जाएगा। तो ये दो घटनाएं अहम हैं। इन दोनों घटनाओं को आपको गलती से भी भूलना नहीं है। अच्छा, पहली घटना क्या होगा? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होगा। दूसरी घटना क्या हो जाएगी? दूसरी घटना क्या हो जाएगी? तो दूसरी घटना हो जाएगी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाएगा। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा। अब बात करें यदि तीसरी घटना की, तो तीसरी घटना क्या होगा? तीसरी घटना ये होगा बाबू, जल जो है H2O जो है, जो जल है उसको अपने पार्टिकल में तोड़ दिया जाएगा। यानी जैसे हम यहां देखें, यहां देख ले मुन्ना यहां बता देते हैं। जैसे ये जल है, ये क्या है? जल। तो जल में क्या होगा? इसको अपघटित कर दिया जाएगा। इसको क्या किया जाएगा? अपघटित या तोड़ दिया जाएगा। इसमें से हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाएगा, ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाएगा। यानी जो जल होते हैं, जल अणुओं का विभाजन होता है, अपघटन होता है या विघटन होता है। तो जल अणुओं का विघटन कर दिया जाएगा, अपघटन कर दिया जाएगा, यानी तोड़ दिया जाएगा। किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो तीसरा क्या हो जाएगा? जल के अणु का क्या होगा जी? विघटन हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किसमें हो जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यही ना मुन्ना, याद रहेगा। जो जल होता है, जल का क्या होगा? जल अणुओं का किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरी घटना क्या होगी? तो तीसरी घटना बाबू निकल के ए आ गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करके ग्लूकोज बनाएगा, C6H12O6। यानी इनके अपघटित अणुओं द्वारा क्या हुआ है? हाइड्रोजन यहां, ऑक्सीजन यहां, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? ध्यान सुनिएगा। तीसरी घटना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या? कार्बन डाइऑक्साइड यहां देखो लिखा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ संयोग करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ संयोग करके ग्लूकोज का अणु निर्माण करता है। एक चौथी घटना हो जाएगी। चौथी घटना क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ संयोग करके ग्लूकोज निर्माण करता है। ये हो गए चौथी घटना। तो बाबू प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कुछ घटनाएं घटित होती हैं। जो पहली घटना होगी, क्लोरोफिल क्या करेगा? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करेगा। दूसरी घटना क्या हो जाएगी? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा। तीसरी घटना क्या होगी? जो जल होगा उसको विघटन कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, हाइड्रोजन को अलग, ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाएगा। चौथी घटना क्या होगी? चौथी घटना, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ संयोग करके ग्लूकोज का निर्माण करेगा। ये बाबू हो गया प्रकाश संश्लेषण की घटनाएं। ये पूरी क्रिया प्रकाश संश्लेषण। समझ में आ गया क्या? बोलिए मेरे देश के नौजवान, समझ में आ गया क्या? बाबू मेरे देश के अच्छे बच्चे, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़िए ताकि आपका रिजल्ट बेहतर आए। और अपने माता पिता का बात जरूर मानिएगा। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और मम्मी कह दे बाबू तनी जाओ तनी भैंसिया को सानी चला दो, तो हम नहीं चलाएंगे, कुछ हो जाएगा, हम काहे भैंसिया सानी चला, हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कहना है बाबू। सानी चलाने, हाँ तो बालक ये बताया जा रहा था, आपको अपनी मम्मी का, अपने पिताजी का बात मानना है। ऐसा नहीं कि कोई काम कह दें तो नहीं हम नहीं करेंगे, ये चीज हम नहीं कर पाएंगे, हमारे सर जी बहुत ज्यादा होमवर्क दिए हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है बाबू। आपको घर का काम करने में कितना समय लगेगा? 5 मिनट। 5 मिनट में काम कीजिए, बात खत्म। अरे सानी चलाने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट चला के आओ, फिर बैठ के पढ़ाई करो। या घर का कोई काम है, 10 मिनट, आधा घंटा, बहुत ज्यादा लगेगा 1 घंटा।
कर लीजिए, फिर आप पढ़ाई कीजिए। भाई साहब, दिन किसी का हो, रात अपना है। याद रखिएगा मेरे देश के नौजवान, इस बात को याद रखना है, दिमाग में बैठा लेना है। एक विद्यार्थी जीवन में दिन किसी का हो, रात अपना है। दिन में हम जो नहीं कर सकते वो पढ़ाई हम रात में करेंगे, पढ़ाई बेहतर करेंगे, ताकि जब रिजल्ट आए तो देखकर लोगों का होश उड़ जाए कि फलाना का लड़का का रिजल्ट इतना खतरनाक कैसे आ गया। उसको पता चले कि हाँ, लड़का जाहिर सी बात है रात में ज्यादा मेहनत किया है, बहुत मेहनत से पढ़ा है, दिन रात एक करके पढ़ा है। रिजल्ट आने के बाद ही असल मायने में एक व्यक्ति के कामयाबी का आकलन किया जाता है, बिना रिजल्ट का आकलन नहीं होता है। इसलिए आपको ये साबित करना होगा, आपको ये बताना होगा कि हम बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, हम बहुत लगन से पढ़ रहे हैं, और ये बताएंगे आप तभी जब आपका रिजल्ट आएगा। आज आप किसी से कहेंगे कि हम बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, हम 4-4, 5-5 घंटा रतियम पढ़ते हैं, 10 घंटा पढ़ रहे हैं, भाई साहब आपके बातों का यकीन 1 से 2% लोग करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। आप बिना बताए बता सकते हैं, जिस दिन आपका रिजल्ट आया और रिजल्ट बाबू शानदार जबरदस्त जिंदाबाद आ गया, याद रखिएगा उस दिन बिना बताए लोग स्वयं से कहेंगे कि ये लड़का दिन रात एक करके पढ़ाई किया है। इसलिए आपको स्वयं बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप रात में कितना देर तक जग के पढ़ें। आप कुछ ऐसा करो, आप मेहनत ऐसा करो कि जब रिजल्ट आए तो शोर मच जाए कि फलाने का लड़का आज टॉप किया है, फलाने का लड़का पूरा गांव टॉप किया, पूरा स्कूल टॉप किया, पूरा शहर टॉप किया। इस बात को दिमाग में बैठाना है और इसे बैठा के पढ़ाई करना है। आपके पढ़ाई के लिए मोटिवेशन कोई किताब नहीं दे सकता, कोई टीचर नहीं दे सकता, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दे सकता। आपका उत्साह, आपका पढ़ाई, आपकी किताबें, आपके परिवार का रहन सहन स्वयं निर्धारित करेगा। आपके परिवार में आर्थिक रूप से तंगी है, पैसे की समस्या है, बाप मजदूरी करके तब जाके आपको पढ़ा रहा है, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। उसी पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए और मन में संकल्प लीजिए कि मैं इस समस्या से अपने घर का निदान करूंगा, मैं इस समस्या से अपने घर को छुटकारा दिला दूंगा। वही आपके लिए मोटिवेशन है और यही संकल्पना के साथ आपको पढ़ाई करना है और एग्जाम रूपी रणभूमि में उतर जाना है और उतर के ऐसा परचम लहराना है कि भाई साहब आने वाला जनरेशन आपको याद रखे। इतना मेहनत करना है मेरे देश के नौजवान, इतना मेहनत करना है। जल्दी से यहां तक नोट कीजिए, फिर आपको हम विषम पोषी पढ़ा दें। जल्दी कीजिए बच्चे। अब आप लोग मुस्कुराते हुए हेडिंग कर लीजिए विषम पोषी। मेरे देश के अच्छे बच्चे जल्दी से हेडिंग कर लो विषम पोषी। विषम पोषी। अभी हम लोग स्वपोषी पढ़ रहे थे जिसके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण आया हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे विषम पोषी। विषम पोषी क्या होता है इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते, वो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, ऐसे जीव विषम पोषी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? तो विषम पोषी के अंतर्गत आते हैं। ये हेडिंग पूरा कर लीजिएगा, विषम पोषी पोषण बढ़ा लीजिएगा। नहीं तो कहेंगे सर जी हेडिंग चेंज हो गया, आप पूरा हेडिंग नहीं कराएं।
मुन्ना लो भैया पूरा हेडिंग कर लो, बाबू मेरे देश के नौजवान पूरा हेडिंग। तो क्या हो जाएगा, विषम पोषी क्या होता है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते विषम पोषी कहलाते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए क्या हो जाएगा, वे जीव जो अपना भोजन, वे जीव जो अपना भोजन, वे जीव जो अपना भोजन, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते, स्वयं निर्माण नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, विषम पोषी कहलाते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते विषम पोषी कहलाते हैं। तो ऐसा जीव जो अपना भोजन निर्माण ना कर पाए, ऐसे जीव जो अपना भोजन निर्माण ना कर पाए, ऐसे जीवों को विषम पोषी कहते हैं। बाबू ए जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं। ए जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, आश्रित होते हैं। ए जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा, या उदाहरण के तौर पे बिल्ली बाबू अपना भोजन निर्माण नहीं करती। ये जो बिल्ली होती है अपना भोजन निर्माण नहीं कर पाती, ये भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होती है। वो निगाह गड़ा के बैठी रहेगी, घर का मूस कहिया निकले, जो घर में चूहा है वो कहाँ दौड़ रहा है, बिलिया के समनवा इसे निगहिया गड़ा के बैठी रहेगी और जब वह मौका पाएगी झपट लेगी। तो यानी ये दूसरे पर आश्रित है भोजन के लिए। इसके अलावा बाबू शेर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जंगल का राजा कौन, तो अपना शेरा भाई। तो शेर जो हो जाएगा, जो शेर होगा वो भी विषम पोषी में आएगा। हिरन भी बाबू विषम पोषी। इसके अलावा खरगोश भी क्या होगा, विषम पोषी हो जाएगा। ठीक है, खरगोश देहाते में क्या कहते हैं, खरगोश को क्या कहेंगे, खरहा कहेंगे। ऐसे बहुत से जीव होते हैं, इतना याद रखिएगा। हाथी, घोड़ा, बकरी, फलान ढिकान दुनिया भर के होता है, इतना काम चल जाएगा। तो क्या कहते हैं, विषम पोषी। तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर पाते विषम पोषी कहलाते हैं। ये जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। ऐसे जीव कौन, हाथी, घोड़ा, बिल्ली। मानव स्वयं होता है विषम पोषी, मानव भी हो जाएगा। नहीं लिखे हैं तो ये ना समझिएगा, हम लोग नहीं आएंगे। मानव भी विषम पोषी, बिल्ली, शेर, हिरन, खरगोश, मानव आदि। ठीक है, अब विषम पोषी को बाबू 4 भागों में बांटा गया। ये जो विषम पोषी होते हैं, विषम पोषी जो जीव हैं, विषम पोषी को 4 भागों में बांटा गया। विषम पोषी जीवों को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 4 भागों में। जो पहला जीव हो जाएगा, उसे कहेंगे शाकाहारी। कौन सा जीव, शाकाहारी। दूसरा मांसाहारी। तीसरा क्या हो जाएगा, मृतोपजीवी। और चौथा हो जाएगा परजीवी।
परजीवी। यानी विषम पोषी जो जीव होते हैं उन्हें 4 भागों में, 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला शाकाहारी, मांसाहारी, मृतोपजीवी और आखिरी हो जाएगा परजीवी। शाकाहारी क्या होता है इसको जल्दी से समझते हैं। तो वे जीव जो बाबू हरे पेड़ पौधों का तना, जड़, पत्तियां खाते हैं, ऐसे जीव शाकाहारी होते हैं। ये जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव का शिकार नहीं करते। यानी जो शाकाहारी होते हैं ये हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं, से भोजन प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। हरे पेड़ पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं। यानी जो शाकाहारी जीव हैं, जो शाकाहारी श्रेणी के जीव हैं, हरे पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। हरे पेड़ पौधों का जड़ खाएंगे, जैसे मूली वगैरह हो जाएगा, जड़ खाएंगे, वो जड़ में गाजर वगैरह भी आ जाएगा। तो हरे पेड़ पौधों का जड़ खाएंगे, तना खाएंगे, पत्तियां खाएंगे। जैसे बकरी होती है ना, तो शाकाहारी में आएगी तो पत्ती खाएगी। तो जो शाकाहारी श्रेणी के जीव हैं वो दूसरे जीवों को अपना भोजन नहीं बनाते हैं, ये केवल हरे पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं, हरे पेड़ पौधों पर आश्रित होंगे और उनका जड़, तना, पत्तियों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत कौन से जीव आएंगे? तो इसके अंतर्गत बाबू, इसके अंतर्गत आ जाएगा खरगोश, हिरन, हिरन, खरगोश, बकरी, बकरी। ठीक है, कौन आएगा? हिरन, बकरी, खरगोश। इसके अलावा क्या हो जाएगा? और कौन? गाय हो जाएगी, गाय हो जाएगी, आदि कर दे। तो ऐसे जीव जो हरे पेड़ पौधों की पत्तियां, तना इत्यादि चीज खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? शाकाहारी। शाकाहारी में याद ये रखना है, ये जीव किसी जीव पर अटैक नहीं करते, किसी जीव को मारकर अपना भोजन नहीं प्राप्त करते। बात करें अगर मांसाहारी की, तो मांसाहारी जीव क्या होते हैं? जो मांसाहारी होंगे अपने से छोटे जीवों को मारकर अपना भोजन प्राप्त करेंगे। ये जो मांसाहारी श्रेणी के जीव आएंगे अपने से छोटे जीवों को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो क्या है जी? अपने से छोटे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव के अंतर्गत कौन आ जाएगा? तो ऐसे जीव के अंतर्गत बाबू कौन आएंगे? तो आ जाएगा शेर, बाघ। समझ में आ गया? शेर, बाघ आदि कर दे। ये दूसरे जीवों को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनको भाई सारी सब्जी नहीं समझ में आता है, इनको बाबू गाजर मुरई नहीं समझ में आता है। ये अपने से छोटे जीवों को मारेंगे, फिर उनके मांस को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। आगे बढ़ जाएं तो मृतोपजीवी। आगे क्या है बाबू? मृतोपजीवी। मृतोपजीवी के अंतर्गत क्या है? ऐसे जीव जो मृतकों से, मरे हुए सड़े गले जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो मरे हुए जीवों से, जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहला, वो मृतोपजीवी के अंतर्गत आते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? तो हो जाएंगे कुछ कवक। क्या हो जाएंगे? कवक हो जाएंगे, कवक।
कुछ कवक, कुछ जीवाणु भी हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे जीव भी हो जाएंगे। जो छोटे छोटे जीव होते हैं कुछ जीव भी हो जाएंगे। इसके अलावा मेरे देश के नौजवान, इसके अलावा जो कुकुरमुट्टा टाइप का खाने वाला नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, मशरूम। मशरूम भी क्या होता है, इन्हीं मृतोपाजीवी में आ जाएगा। मशरूम, मशरूम क्या हो जाएगा, मशरूम। मशरूम भी इसी की श्रेणी में आ जाएगा। तो ऐसे जीव जो मृतकों से, मरे हुए से, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को मृतोपाजीवी कहते हैं। कुछ इसमें जीव छोटे छोटे कीड़े नहीं होते हैं, देखो मर जाती है गाय, भैंस, कुत्ता, भेड़, बकरी, यहां तक मानव मर जाएगा। जब मिट्टी में दफन किया जाता है तो दफन के दौरान खा के मांस खत्म कर देते हैं। तो कुछ छोटे छोटे जो जीव होते हैं आ जाएंगे, कवक हो जाएंगे, मशरूम हो जाएगा। ये सब जो होते हैं मृतोपाजीवी के अंतर्गत आते हैं। बात करें अगर परजीवी की, तो परजीवी क्या होता है, जो जीवित शरीर से, जो जीवित शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो जीवित शरीर से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, ऐसे जीवों को हम लोग परजीवी के अंतर्गत रखेंगे। यानी वे जीव जो जीवित शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वे जीव जो जीवित शरीर से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, उन्हें परजीवी कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे, परजीवी। यानी ये जीवित शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कैसे, जीवित शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों के अंतर्गत आ जाएगा बाबू खटमल। खटमल, 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 खटमल क्या हो जाएगा, खटमल। खटिया के पावा के बिचवा देखिए, खटिया तो जानते होंगे, दियात के कुल लई के खटिया जानते हैं। खटिया का जब बाधी होता है, बाधी रसरिया के बिचवा में छोट छोट बैठल रहते हैं, वह खटमल। हम लोग का खून पी के ससुरा आगे बढ़ते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जू समझते हैं, ढीलो, गांव में क्या कहते हैं, ढीलो भी क्या हो जाएगा, जो जू होता है, ढीलो होता है, वो क्या होता है, मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त है, परजीवी से अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी उसको परजीवी के अंतर्गत रखेंगे। तो खटमल, जू, ये सब किसमें आ जाएंगे, परजीवी। यानी ऐसे जीव जो जीवित शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी के अंतर्गत रखते हैं। यानी ये हो गया विषम पोषी समाप्त। यहां तक हो गया विषम पोषी। तो विषम पोषी में क्या पढ़ाया गया, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते, विषम पोषी कहलाते हैं। ये जीव भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, जैसे बिल्ली, शेर, मानव, हिरन, खरगोश, घोड़ा, हाथी इत्यादि हो जाएंगे। विषम पोषी को 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा शाकाहारी। शाकाहारी में क्या, ये हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत हिरन, बकरी, गाय आदि आ जाएंगी। बात करें मांसाहारी, तो मरे हुए जीवों से, मांसाहारी यानी अपने से छोटे जीवों से भोजन प्राप्त करेंगे, ऐसे शेर, बाघ हो जाएंगे। मृतोपाजीवी कौन होते, जो मरे हुए मृतकों से, मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो मृतोपाजीवी, कवक, जीवाणु, मशरूम। और परजीवी जो जीवित शरीर से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, उन्हें बाबू हम लोग क्या कहेंगे, परजीवी कहेंगे, खटमल, जू इत्यादि। ये आपका विषम पोषी हो गया। तो आज के क्लास में आपको स्वपोषी और विषम पोषी पढ़ा दिया गया। क्लास कैसा लगा आप अपना राय कमेंट में जरूर दीजिए। और आज का क्लास अब यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।